प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। लोग मन से तैयारी कीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आती 2-3 बार उसको रिवीजन कीजिए, किताबों का सहारा लीजिए। कैसे नहीं आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कार्य आपके लिए असंभव हो। सारे काम संभव हैं और सभी मनुष्य करते हैं, तो आप कैसे उससे अछूते रह पाएंगे, है ना। तो सब आप भी कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल बाहर कर दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में वो दम है, वो वजूद है, आप सब कुछ कर पाएंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम टॉपिक पर बात करें। तो टॉपिक है समास प्रकरण का जो चल रहा है। तो समास में हमने एक अव्ययी भाव शुरू कर दिया है। तो अव्ययी भाव में आपने जाना कि जो पद अव्यय होता है और पहला पद अव्यय हो, है ना, तो पूरा समास क्या हो जाता है? अव्ययी भाव हो जाता है ना। तो आप सभी लोग बस मन से लगे रहिए और अच्छी तरह से बस पढ़ाई कीजिए, सबका होना है, ठीक ना। चलें टॉपिक की ओर देखते हैं। समास। समास के विषय में हमने जान लिया। समास में सम उपसर्ग, है ना, अस धातु और घय प्रत्यय है ही है। लेकिन हमने बताया कि इसमें जो अव्ययी भाव, इसमें 22 उपसर्गों का जो, देखिए उपसर्ग जो है वही अव्यय कहलाते हैं। इसमें अभी आपको अव्ययी भाव में वो जो 22 उपसर्ग हमने बताए वो आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे। वो सारे कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं। जब आप अव्ययी भाव समास करते हैं, उनके उदाहरण देखते हैं, तो उपसर्ग कहीं ना कहीं मिलते हैं आपको। तो इसलिए 22 उपसर्गों को भी आप ध्यान दे लीजिएगा कि ये उपसर्ग जहाँ लगे रहेंगे वहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन हमने देखा कि एक सूत्र आया अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला। तो ये वाले में जहाँ जहाँ ये जिन जिन अर्थों पर अव्ययी भाव समास हो रहा था उसकी व्याख्या हमें करनी थी। कुछ की व्याख्या हो चुकी थी, कुछ की व्याख्या और करनी है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं, देख लीजिए, है ना। तो हमने बता दिया था विभक्ति का अर्थ कहाँ होता था। विभक्ति के अर्थ में जो है अव्ययी भाव होता, तो अधिहरि हमने बताया, है ना। अधिहरि, अधि उपसर्ग जहाँ लगा था वो अव्ययी भाव का था। और अव्ययी भाव का उपसर्ग तो अधि लगा है, लेकिन वो अव्यय पद था। लेकिन विभक्ति अर्थ में वो सप्तमी विभक्ति का रूप दे रहा था, है ना। हमने इस विषय में चर्चा की। हरौ इति, इसका अधिहरि का जो समास विग्रह था वो क्या था? हरौ इति। तो हरौ कहाँ का था? सप्तमी का। तो हरि के विषय में अर्थ निकला। फिर समीप अर्थ में, जैसे नगरस्य समीपम हमने पढ़ा, है ना। तो नगर के समीप, तो उपनगरम, उप का अर्थ जो था यहाँ पर अव्यय पद था, है ना। तो वही अव्ययी भाव कर रहा था। इस तरह से हमने 2 के अर्थ निकाल लिए थे, 2 के अर्थ बता दिए थे, आगे चलना था। अब आप सभी की उपस्थिति को थोड़ा सा दर्ज, जिन लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई उनके नाम ले लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सृजन यादव, अनिल कनौजिया, सीताराम केसरी, चंद्रधर राम, भारती राजपूत, विपुल और अनिल मौर्य, सुकुमार, चंद्रधर राम, राहुल गुप्ता, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद है। आशी त्रिपाठी, दीपक कुमार जी। सीडीपी की क्लास क्यों नहीं चल रही है? यदुवंशी विनय यादव जी। आपसे बता दें कि सीडीपी की क्लास बहुत जल्द चलने वाली है। कल ही शायद चल जाए या परसों चलेगी, सीडीपी की क्लास चलेगी, तुरंत में चलने वाली है। बस परेशान मत होइए और बहुत जल्द से आपका कवर भी करवाया जाएगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जितना पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर ध्यान दे दीजिए। और सीडीपी के लिए किताबें, ऐसा तो नहीं कि आप केवल ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ मैटर, प्रैक्टिस सेट या किताबें होंगी आपके पास, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा आप अध्ययन करते रहेंगे। तो ऐसा ना रहे कि आप किसी चीज़ से बिल्कुल अनजान हैं, ऐसा रहे कि आपने टच किया है। और जो चीज़ आप टच में रखते हैं ना, किसी चीज़ को यदि आपने देखा है, तो मैं विश्वास दिला दूं कि जब एग्जाम में आप कोई प्रश्न हल करते हैं तो वो खटकने लगता है, क्योंकि आपने उस चीज़ को छुआ है, टच किया है, देखा है ना। यदि किसी व्यक्ति के साथ आपकी कभी मुलाकात होती है व्यवहारवश, तो आप ये जान जाते हैं कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो देखा है ना। तो ऐसा ही उस प्रश्न पे भी आपको ऐसा लगेगा। जब आप किसी प्रश्न को देखे रहे होंगे तो आपको लगेगा कि इस प्रश्न को तो हमने देखा है। तो यदि 1-2 बार देखेंगे तो ये जो आपके विस्मय वाली जो संभावना रहती है ये खत्म हो जाएगी और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने इस प्रश्न में क्या है ना, वो चीज आप जान जाएंगे। जी, सभी लोग उपस्थित हो जाइए। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास में लाइव नहीं आए हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, सबको जो है लाइव करवा दीजिए, ठीक ना। दीपक कुमार, एकता शुक्ला, देवव्रत पांडे, सृजन यादव, प्रीति तिवारी, रागनी पांडे, सबको शुभ संध्या। सभी लोग बस लाइव हो जाइए और पेन कॉपी जरूर लेकर बैठ जाइए, ठीक ना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की उपस्थिति को हमारा प्रणाम है। सब लोग बस लाइव आ जाइए और मन से पढ़िए, परीक्षा बहुत करीब है। विपिन यादव जी भैया, बिल्कुल सभी लोग बस पढ़िए,
ठीक ना। समास, समास में हमने अव्ययी भाव में विभक्ति का अर्थ देख लिया, विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव, और किसमें, समीप के अर्थ में अव्ययी भाव, ठीक ना। तो समीप अर्थ में उप जहां लगता था वो समीप का अर्थ दे रहा था, और जहां विभक्ति का था वहां अधि उपसर्ग लगता था। तो उपसर्ग जहां यहां पर अव्यय कहलाएगा, है ना, तो जहां पर अधि अव्यय लगा था वहां पर विभक्ति का अर्थ दे रहा था, ठीक ना। आगे चलते हैं, समृद्धि के अर्थ में अव्ययी भाव देखते हैं। समृद्धि, समृद्धि के बारे में जान लीजिए। समृद्धि, जो आपके पास धन धान्य होता है उसे समृद्धि कहते हैं ना। अच्छी तरह से आपका बढ़िया चल रहा हो, समृद्धि, समृद्ध व्यक्ति वही होता है जिसके पास अच्छे से धन धान्य हो, खूब पैसा हो, है ना, अच्छी तरह से उसका चारों तरफ बोलबाला हो, तो उसे समृद्ध व्यक्ति कहते हैं। उसी समृद्धि के बारे में कहता है, समृद्धि अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है, ठीक ना। तो यहां पर लिख लीजिए, समृद्धि के अर्थ में अव्ययी भाव। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। इसका उदाहरण देख लीजिए। मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि, इसका जब समासिक, ये समासिक विग्रह है, इसका जो समासिक पद बनाएंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, सुमद्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुमद्रम, ठीक ना। सुमद्रम का अर्थ जो होता है वो मद्र देश की जो है क्या हो जाए, समृद्धि, मद्र देश की समृद्धि। देख लीजिए यहां पर जो सु लगा हुआ है, हमने बताया था प्रापरा आप सम अनुअव निस्निर्दुष दुर्वियांग सु अधिअपि, सु आया था। 22 उपसर्ग जो बताए थे उसमें सु आया था, यहां पर देख लीजिए सु लगा है। यदि सुमद्रम पूछ लिया जाए तो इसमें कौन सा समास है, तो आप बताइएगा अव्ययी भाव समास है। सुमद्रम में कौन सा समास है, आप बताएंगे अव्ययी भाव समास है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका समासिक विग्रह क्या होगा, तब आप बताइए मद्राणाम समृद्धि, समृद्धि के अर्थ में यह अव्ययी भाव हुआ है, ठीक ना। किसी तरह से आपसे सवाल पूछे तो आपका जवाब बिल्कुल राइट होना चाहिए। राइट क्या होना चाहिए, आप जैसा वो सवाल करे वैसा आपको जवाब देना है। सुमद्रम में अव्यय क्या है, सु है, अव्यय है ना। सुमद्रम में क्या अव्यय है, सु लगा हुआ है, तो अब इसका रूप नहीं बनेगा, ये नपुंसक लिंग में बनेगा, है ना। नपुंसक लिंग एक वचन का, जैसा यहां मकार देखो जुड़ जाता है तो ये नपुंसक लिंग एक वचन का रूप अर्थ देता है, ठीक ना। तो इसका जैसे समासिक विग्रह पूछेगा तो मद्राणाम समृद्धि हो जाएगा। पूछेगा सुमद्रम में किस भाव में जो है अव्ययी भाव समास हुआ है, तब आप बता दीजिएगा समृद्धि भाव में, है ना, समृद्धि के अर्थ में। इस तरह से सवाल आपसे करे तो बिल्कुल आप गलत मत करिएगा, ठीक ना। तनु दुबे, रामलीला नहीं जानती हो गुंजन, कहाँ रामलीला शुरू है भैया, सिया हंस क्यों रहती, तालिबानी हो क्या। देख लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, जो हम जिस प्रकरण पर बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। मद्राणाम समृद्धि आज से पूछेगा तो ये किस अर्थ में अव्ययी भाव हुआ है, समृद्धि अर्थ में। ये अच्छी तरह से याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। बाकी और ढेर सारी आप बात करिए, मित्रों से आप बात करिए, खूब अपना चर्चा कीजिए, मित्र बनाइए, कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक ना। हमारा इतना ही कहना है। आगे चलें, आगे कहता है व्यर्थी। व्यर्थी के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। हमने 16 जो पद लिखाए थे, 16 पदों में जो है अव्ययी भाव समास हो रहा था, तो उन्हीं में एक ये व्यर्थी भी था। तो इसको भी देख लीजिए, इसका अर्थ होता है नाश। क्या होता है, नाश या दरिद्रता। दरिद्रता के अर्थ में अव्ययी भाव समास।
ठीक ना, नोट कर लीजिए। व्यर्धि का अर्थ होता है नाश या दरिद्रता, तो नाश या दरिद्रता का जहां पर अर्थ निकलेगा वहां पर भी अव्ययी भाव दिखाना है। ठीक ना, तो अव्यय पद जुड़ेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, नाश और दरिद्रता का अर्थ निकलेगा। यहां पर देख लीजिए उदाहरण, यवना नाम व्यर्धि, यवना नाम व्यर्धि। देख लीजिए ये शब्द आ गया, इसका अर्थ जो निकलेगा वो नाश या दरिद्रता का अर्थ निकलेगा। ठीक ना, तो इसका सामासिक पद क्या बनेगा, दुर्यवनम बनेगा। क्या बनेगा, दुर्यवनम। कोई डाउट? दुर्यवनम। देखिए विशेष मेरा निवेदन है, आप यदि पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई कीजिए, यदि फालतू की बातें करने आए हैं तो फिर ढेर सारे यूट्यूब में चैनल भी हैं। मुझे कहते हुए थोड़ा सा ये बुरा लगता है, लेकिन बहुत सारे चैनल चल रहे हैं जो फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू के कमेंट, किसी को उठ पटांग बोलें, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, पढ़ाई पे ध्यान दें। यदि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, 20 बार आप कमेंट करेंगे, 20 बार मैं बताऊंगा कि आपको कहां समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कतें हैं। अदरवाइज आप उठ पटांग बातें करेंगे, ये अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, फिर दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक ना, यवना नाम व्यर्धि क्या है, दुर्यवनम। इसका समासिक योग जो बनेगा, समासिक पद बनेगा वो दुर्यवनम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यवनों का नाश। मैं किसी को देखिए नाम लेकर के नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह है कि यदि आपको नहीं पढ़ना है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना जबरदस्ती हम पढ़ा रहे हैं कि आपको पढ़ना ही है। आराम से आप घर पर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, आप दूसरी बातें कर रहे हैं, कोई किसी को चिरकुट कह रहा है, कोई किसी क्या कह रहा है, ये सब फालतू की बातों से थोड़ा सा, एक मास्टर के भाषाएं ये शुद्ध नहीं है, या मास्टर के ये लैंग्वेज नहीं होती इस तरह की भाषाएं। ठीक ना, आप मास्टर बनने जा रहे हो, थोड़ा सा तो एक विहार रखिए, अच्छा है ना। दुर्यवनम, यवनों का नाश। यवनों का नाश मतलब जो यवन शासक आए थे उनका मतलब वो जब चले गए यहां से, तो यवनों का नाश मतलब उनका समापन यहां से हो गया था, उसके लिए ये शब्द आया दुर्यवनम। और ये दु जो आया है, दुर शब्द, कल 22 उपसर्ग में हमने दुर शब्द का प्रयोग किया था, दुर उपसर्ग है, तो यहां पर अव्यय पद बना हुआ है। ठीक ना, तो दुर्यवनम शब्द यदि आ जाए आपके सामने तो इसमें कौन सा समास है, आप बताइएगा। अव्ययी भाव समास है। यदि आपसे पूछ ले कि दुर्यवनम में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, तब आप बता दीजिए कि व्यर्धि, या पूछ ले नाश अर्थ में, किसी तरह हिंदी पूछे या संस्कृत में पूछे, हिंदी में पूछे कि किस अर्थ में हुआ है तो नाश अर्थ में या दरिद्रता के अर्थ में। हाँ, इसका यवनों का नाश, इसको दरिद्रता का नाश भी कह सकते हैं। यमन उस समय जो बहुत दरिद्रता किए ना, यहाँ आके सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिए, तमाम सारी उठपटांग हरकतें किए उस समय के यमन जो थे, है ना, तो वो चीजें जो था, इसलिए दरिद्रता का नाश भी कह सकते हैं और यमनों का नाश भी कह सकते हैं। ये चीज यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। या तो पूछ लेगा कि व्यर्धि के अर्थ में दुर्यवनम में जो अव्ययी भाव हुआ है, इस तरह से पूछ ले, किसी तरह से आपको पूछे तो आप बता दीजिएगा। दुर्यवन का यदि समासिक विग्रह पूछता है तो आप बताइए यवना नाम व्यर्धि। किसी तरह सवाल पूछे, हम प्रकृति भी बताते हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा, फिर भी आप ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन आपको बुरा लगे, मैं ऐसा कोई शब्द ना बोलूं तो अच्छा रहेगा, है ना। तो आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, विशेष निवेदन है हमारा जी। ये व्यर्धि हो गया। अब क्या है, अर्थाभाव के अर्थ में। अर्थाभाव के अर्थ में क्या है, अव्ययी भाव समास। अर्थाभाव में लिख लीजिए, अभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास। अभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास। अभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास, ठीक ना। इसमें भी उदाहरण देख लीजिए, कहां पर अभाव अर्थ में अव्ययी भाव हुआ है वो देख लीजिए।
जैसे निर उपसर्ग, कल 22 उपसर्गों में निर भी बताए थे, देख लीजिएगा सारे उपसर्ग आपको 22 उपसर्ग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सबको बता भी रहे हैं कि ये मिला होगा, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक ना। निर्धन मशक, निर्धन मशका, यहां क्या इसका समासिक यदि पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, निर्मशकम हो जाएगा, है ना। निर्धन मशक क्या हो जाएगा, निर्मशकम हो जाएगा। लेकिन इसका यदि पूछ अभाव अर्थ कैसे पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, मशका नाम अभाव, मशका नाम अभाव, ठीक ना। निर्मशकम का मशका नाम अभाव, यदि समासिक विग्रह पूछेगा तो मशका नाम अभाव। या निर्मशक का निर्धन मशक, इसमें आप उपसर्ग पद को अलग करके बताएं कि ये उपसर्ग आपको दिखाई दे। यहां निर्मशकम समासिक पद है, इसका मशका नाम अभाव मतलब मच्छरों का अभाव। तो मच्छरों का अभाव यदि आपसे पूछ ले कि अभाव अर्थ में क्या कौन सा समास होता है, तब आप बताइएगा अभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण में निर्मशकम मच्छरों का अभाव, है ना। किसी तरह का उदाहरण आप अभी देख लीजिए, और उदाहरण दे देंगे, तो यहां पर लिख लीजिए मच्छरों का अभाव। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत हो तो बताइए। देवेंद्र चौधरी, ओके सर। मशका नाम अभाव, सिया अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को समझ में आ रहा। मशका नाम अभाव जी, मशका नाम अभाव, मशक मतलब मच्छर होता है, मशका नाम अभाव मच्छरों का अभाव जहां हो उसे अभाव अर्थ में यहां व्यय भाव हुआ है, ठीक ना। और देख लीजिए इसके उदाहरण, प्राणानाम अभाव, प्राणानाम अभाव, तब क्या हो जाएगा, निष्प्राणम हो जाएगा। निष्प्राणम हो जाएगा कि नहीं, किसका अभाव, प्राणों का अभाव। यदि आदमी की जब डेथ हो जाती है तो प्राण का अभाव हो जाता है, वहां पर प्राण फिर नहीं रहते हैं ना, तो उसी चीज को बता रहा है। तो यहां प्राणों का अभाव लिख लीजिए, प्राण का अभाव, ठीक। प्राण मतलब जो श्वास है अंदर जिससे हम जीवित हैं, वो प्राण निकल गया तो फिर क्या हो गया, आदमी मर जाता है ना। तो ये चीज है केवल। तो अभाव अर्थ में यहां पर देख लीजिए, तो ये निर जहां पर लगता है, निष्प्राण यहां विसर्ग हो जाएगा, निधन प्राण हो जाएगा, फिर विसर्ग कर रहा हो जाता अभी विसर्ग संधि में, तो निर यहां पर भी उपसर्ग दिखाई देगा आपको, ठीक ना। देवव्रत पांडे जी, जी निष्प्राणम, सृजन यादव जी, देवेंद्र चौधरी, एक प्रॉब्लम है बट उसको हम खुद सॉल्व कर लेंगे जी। नहीं, बता दीजिए, यदि हमारे सॉल्व करने लायक रहेगी देवेंद्र जी तो हम जरूर सॉल्व कर देंगे। अच्छा, कुछ भावनात्मक खेल खेल रहे हैं, समझ रहे हैं हम आपको, काहे का अभाव आपके पास है। पढ़ लो भैया, फिर अभाव वाला सब दूर हो जाएगा। जब अच्छी नौकरी मिल जाएगा तो आपका वो भी अभाव दूर हो जाएगा, ठीक ना। नौकरी मिलेगी फिर इसके बाद वो भी अभाव दूर हो जाएगा। दोषाणाम अभाव, क्या हो जाएगा, निर्दोषम हो जाएगा। निर्दोषम, ठीक ना, इसमें दोषों का अभाव। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई। यदि आपसे निर्दोष शब्द पूछ लिए तो इसमें कौन सा समास है, निष्प्राण शब्द पूछ लिया इसमें कौन सा समास है, तो आप बताइएगा अव्ययी भाव समास है। इस किस अर्थ में अव्ययी भाव हुआ है, तो अभाव अर्थ में हुआ है, ठीक ना। इतना चीज जाने रहिएगा, अर्थाभाव या अभाव अर्थ इस तरह से पूछेगा। और अव्ययी भाव में ज्यादातर इसी में से पूछता है, निर्मशका या निर्मक्षिका, इस तरह से सवाल पूछेगा जरूर। तो इसमें कौन सा समास है तो आपको बताना पड़ेगा अव्ययी भाव। ये वाला जरूर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा, इसमें से अभाव अर्थ में जरूर पूछेगा आपसे, ठीक ना।
इसमें थोड़ा सा विशेष करके लिख लीजिए, ठीक ना, विशेष करके लिख लीजिए। यहां निरअव्यय अभाव अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक ना, इतना नोट कर लीजिएगा। समझ में आया? कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। गुंजन प्रजापति, यस सर, दोषों का भाव, गुंजन प्रजापति, अब की बार एक सीट हमार। बिल्कुल भैया देवेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी विशेष शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आप सभी के लिए। दिखाई नहीं दे रहा है ब्लैक बोर्ड, अनिल कुमार जी को। काहे भैया नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा मोबाइल की क्वालिटी भी बढ़ा लीजिए ना, क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बाकी और तो हमें लगता है सब कुछ दिखाई दे रहा होगा शायद, और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है देखने से संबंधित। सर समास तब लग रहा है, किरण चौहान, सर समास तब लग रहा है एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है थोड़ा वैसा क्वेश्चन बताएं। हम तो कई प्रकार से उसको तोड़ के बताते हैं कि कैसा पूछेगा आपसे। यदि मान लीजिए आपसे पूछेगा निर्दोषम में कौन सा समास है, निर्दोषम में कौन सा समास है, तो आप बता देंगे कि अव्ययी भाव समास है। निर्दोष में किस अर्थ में अव्ययी भाव हुआ है, तब आपको बताना पड़ेगा अभाव अर्थ में हुआ है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक अभाव अर्थ दिया रहेगा, तब आपको इसका अर्थ देख लीजिए, दोषों का अभाव होता है तो अभाव अर्थ में हुआ है। ठीक ना, इस तरह से सवाल पूछेगा। और क्या इसमें पूछेगा ही, इसका पूछ लेगा समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, तो समासिक विग्रह ये हो जाएगा दोषाणाम अभावा। ठीक ना, दोषाणाम अभावा हो जाएगा। इतनी बात जाने रहिएगा। आगे चलें, अत्यय अर्थ। अत्यय अर्थ में जो है अव्ययी भाव समास। आलोक वर्मा बताए नहीं आप सर, दिखाई नहीं दे रहा है ब्लैक बोर्ड। अच्छा अनिल कुमार जी, जियो का नेटवर्क जो ठहरा। चलिए देख लेते हैं, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, शायद आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। अब शायद कोई दिक्कत ना आएगी आपको, बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। ठीक ना, अब तो दिखाई दे रहा है ना। अत्यय अर्थ में जो है अव्ययी भाव समास दिख रहा है जी। कुमारी बबीता जी गुड इवनिंग। रागिनी पांडे, अत्यय अर्थ, जी बिल्कुल, अत्यय अर्थ में देखना है अव्ययी भाव समास कैसे होता है। यहां पर लिख लीजिए, ध्वंस और नाश अर्थ में, ध्वंस और नाश अर्थ में क्या होता है, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक ना, ध्वंस और नाश अर्थ में। इसके उदाहरण देख लीजिए, ध्वंस का अर्थ देगा या तो नाश का अर्थ होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत? उदाहरण देखिए, हिमस्य अत्ययः, हिमस्य अत्ययः, इसका जब समासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अति हिमम हो जाएगा। ठीक ना, अति हिमम, अति हिमम का समास, यदि समासिक विग्रह पूछेगा तो हिमस्य अत्ययः लिखेंगे आप। यदि इसमें पूछेंगे अति हिमम में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास बताएंगे आप। कि जिस तरह से सवाल पूछेगा तो उसका आपको उसी तरह से जवाब देना रहेगा। ठीक ना, इसमें जैसे जाड़े का नाश मान लीजिए, जाड़े का नाश, जाड़े का नाश, या फिर बर्फ का भी नाश कह सकते हैं। जहां पर बर्फ गिरती है वहां पर बर्फ खत्म हो जाती है तो बर्फ का नाश हो जाएगा, है ना। और जहां पर जाड़ा पड़ता है, बर्फ
के पढ़ने से, तो वहां पर जाड़े का नाश। कुछ भी अर्थ आपसे पूछेगा, ये अर्थ नहीं पूछेगा, आपके समझने के लिए केवल बताए हैं। अतिहिमम का अर्थ जो होता है वो बर्फ का नाश या जाड़े का नाश, कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक ना। जाड़े का नाश भी होता है, बर्फ का नाश। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा अतिहिमम का सामासिक विग्रह क्या है, तब आप बताइएगा हिमस्य से अत्यय होगा। अतिहिमम में आपसे पूछेगा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक ना। इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा। अतिहिमम में किस अर्थ में जो है अव्ययी भाव हुआ है, तो आप बताइएगा नाश अर्थ में या ध्वंस अर्थ में। जहां पर ध्वंस हो जाता वो भी तो नाश हो जाता है ना, ध्वंस का ही अर्थ नाश होता है, एक दूसरे के पर्याय हैं ये दोनों, समझ रहे होंगे, ऐसा है ना। किरण चौहान सर समास, अच्छा ये चीज बता चुके थे। हिम का नाश, सिया अग्रवाल जी सर क्लियर नहीं दिख रहा है। राखी बंसल अब भी नहीं क्लियर दिख रहा है भैया, अब कैसे नहीं, व्हाइट पे ब्लैक दिख ही तो रहा होगा, अब कैसे नहीं दिखेगा बताइए। थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा है क्या, हल्का कम कर दीजिए। चलिए ठीक है, आगे चलें, इतना आपने देख लिया। बड़ी दिखाई देने वाली समस्या बहुत आ रही है। चलिए जैसा दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक उदाहरण और देख लीजिए, रोगस्य अत्ययः। रोगस्य अत्ययः का सामासिक पद यदि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अतिरोगम हो जाएगा। यहां पर अतिरोगम लिख लीजिए। अतिरोगम, ठीक ना। यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा रोग का नाश। बस केवल उदाहरण आपको याद रखना है और उदाहरण के अनुसार अर्थ याद रखना है। बाकी आपको सूत्र नहीं याद रखना कि सूत्र में 16 पद दिए हैं, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ अर्थाभाव अत्यय, है ना। ये सब चीजें आपको याद नहीं करना है, केवल बस आपको उदाहरण देखना है, उदाहरण क्या कह रहा है, इसमें किसका अर्थ निकल रहा है, बस इतना आपको जानना है। यहां पर जैसे अतिरोगम का यदि सामासिक विग्रह पूछेगा, रोगस्य अत्ययम् कर दीजिए, किस अर्थ में हुआ है, तो नाश अर्थ में, मतलब रोग का नाश। अतिरोगम रोग का नाश, इसका अर्थ यदि आपको याद रहेगा तो फिर आप कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा यह है कि आप सूत्र देख के इसका जो अभी ये विभक्ति ये अव्ययी भाव वाला जो सूत्र था अव्यय करने वाला, वो देख लेंगे तो 3 लाइन में 2-3 लाइन में। चौधरी फेयर एंड लवली का प्रचार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल सब कुछ करिए, हमें तो कभी कभी लगता है कि पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई बस नहीं कर रहे हो। लेकिन हो सकता है आप पढ़ के बीच बीच कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पढ़िए जरूर, जैसा भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते रहिए बस, ठीक है ना। इसमें विशेष अर्थ में लिख लीजिए, थोड़ा सा कमेंट ज्यादा देख लेते हैं इसीलिए ज्यादा दिक्कत हो जाती है। लिखिए यहां अति अव्यय नाश अर्थ में आया है। अतः अव्ययी भाव समास हुआ है। ठीक ना, नोट कर लीजिए इतना। बोलो जी विकास मुझे अवधेश कमेंट कम देखिए सर जी, सिया नहीं फिर कभी नहीं। रोशनी वर्मा इंड। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक ना। असंप्रति अर्थ देख लीजिए। असंप्रति, असंप्रति पद भी आया है उसमें, है ना। यहां पर लिखिए इसकी परिभाषा क्या है। अनौचित्य, अनौचित्य अथवा
यहाँ पे लिख लीजिए अच्छी तरह से, अनौचित अर्थात जो उचित ना हो, जो उचित ना हो, ऐसे अर्थ में अव्ययी भाव समास होगा। ठीक ना, नोट कर लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। जैसे निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते, समझ लीजिए ये कि एक समासिक पद है, उसके इतना समासिक विग्रह आपको बताना पड़ेगा यदि पूछेगा। वैसे इतना बड़ा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जाने रहेंगे तो देखिए जितना आप गहरा कुआं खोदेंगे उतना मीठा पानी निकलेगा। तो जितना आप पढ़े रहेंगे उतना ही आपके लिए वो लाभदायी रहेगा, याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक ना, निद्रा संप्रति न युज्यते, इसका क्या हो जाएगा, अति निद्रम हो जाएगा। अति निद्रम, ठीक ना, अति निद्रम नोट कर लीजिए। देवेंद्र चौधरी, रोशनी वर्मा जी, आलोक वर्मा, सिया दीदी नमस्ते जी, नमस्ते, हाय हेलो सब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे दोस्ती यारी प्रेम दोस्ती सब कुछ बना लीजिए, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक ना, विशेष निवेदन है हमारा आप सभी से। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो और बताइएगा, जहां ना समझ में आए वो चीज़ हम सॉल्व करेंगे, बाकी यारी दोस्ती तो हम नहीं करवाएंगे, वो आप अपना करते रहिए। अति निद्रम का अर्थ है इस समय निद्रा उचित नहीं, इस समय निद्रा उचित नहीं। ठीक ना, इसका यह अर्थ निकलेगा अति निद्रम का। यदि पूछेगा अति निद्रम में कौन सा समास है तो आप बताएंगे अति निद्रम में अव्ययी भाव समास है। यदि आपसे पूछे कि अति निद्रम का सामासिक विग्रह कौन सा विकल्प में सही है, तब आप बता दीजिएगा कि ये जिस विकल्प में ये लिखा हो निद्रा संप्रति न युज्यते, तो ये इसको बता दीजिए यही सही है। ठीक ना, तो अति निद्रम किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है अति निद्रम में, तो आप बता दीजिएगा कि ये जो है अनौचित अर्थ या उचित अर्थ जहां पर नहीं हुआ है उसके अर्थ में हुआ। ज्यादातर आपसे एक शब्द वाला, देखिए शॉर्टकट का तरीका है, इतना लंबा शायद ना पूछे। आपके अर्थ के लिए हमने लिखा है कि जो उचित ना हो उसे अनौचित्य कहते हैं। बाकी आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा, यही शब्द दे देगा अनौचित्य अर्थ में, है ना। तो अनौचित्य का जो अर्थ होता है जो उचित ना हो, ठीक ना, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है। बाकी आपसे पूछेगा तो अनौचित्य ही पूछेगा ज्यादातर, ठीक ना। लेकिन दोनों अर्थ जाने रहिएगा तो आपको पढ़ने और समझने दोनों तरीके में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक ना, कोई डाउट, किसी तरह कोई डाउट हो तो बताइएगा। इस समय निद्रा उचित नहीं है जी, बहुत सही, सभी लोग बहुत समझदार हैं। ठीक ना, एक और देख लीजिए, स्वप्नः संप्रति न युज्यते, ये युज्यते है, ठीक ना। तब इसका क्या हो जाएगा, अतिस्वप्नम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, अतिस्वप्नम हो जाएगा, मतलब इसका भी अर्थ वही होगा, इस समय स्वप्न उचित नहीं, इस समय स्वप्न उचित नहीं। ठीक ना, नोट कर लीजिए।
जैसे परीक्षा का टाइम होता है और स्वप्न जो निद्रा आती है और फिर स्वप्न में लोग खो जाते हैं, तो बहुत समय तक आदमी खोया रहता है ना, ज़्यादा देर तक नींद लग जाती है। तो वही चीज़ है कि इस समय स्वप्न की जो है आवश्यकता नहीं है, या स्वप्न उचित नहीं है, या फिर इस समय जो है निद्रा उचित नहीं है। दोपहर में कोई सो जाए, इस समय परीक्षा का टाइम है और दोपहर में 2-3 घंटे बराबर नींद ले रहा हो, रात में भी पूरा 10-10 घंटे सो रहा हो, तो उसके लिए है अतिनिद्रम। और स्वप्न जो ज़्यादा स्वप्न देखते हैं, इस समय ख्वाबों में रहते हैं, उनके लिए अति स्वप्नम। ठीक ना, दोनों लोगों मतलब दोनों जगह पे आपके लिए है, आप अच्छी तरह से इसको बैठा लीजिए कि आपके लिए उचित है कि नहीं है। ठीक है, आगे चलें। देख लीजिए यहां पर विशेष करके लिख लीजिए थोड़ा सा। विशेष लिखवाने का मतलब यह होता है कि जहां पर जो शब्द अव्ययी भाव बना रहा होता है वो लग जाता है, तो उससे अव्ययी भाव होता है ना, तो उसको विशेष में लिख के बता देते हैं कि ये शब्द जहां यदि आपको मिलेगा तो आप जाने रहिएगा कि ये शब्द वह इसके साथ रहता है तो अर्थ अव्ययी भाव का देता है, तो वो चीज केवल विशेष अर्थ में लिखाने का केवल मतलब होता है। ठीक ना, तो यहां लिख लीजिए, यहां निद्रा और स्वप्न, निद्रा और स्वप्न के साथ आति शब्द का अर्थ अव्ययी भाव हुआ है। नोट कर लीजिए, पानी पिया करो, एनडी गायब। वो नींद उड़ा देने वाला गाना कौन सा है? अब भैया गाना वाना तो इस समय सब भूला हुआ है, आप ही लोग सुनाइए, जो भी गाने आते हो खूब कमेंट करिए, खूब गाने सुनाइए। ठीक है ना, देख लीजिए इसमें क्या है, आगे चलते हैं। ठीक ना, आगे क्या है, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में अव्ययी भाव। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव नोट कर लीजिए। शब्द प्रादुर्भाव, इसमें लिखिए शब्द का प्रकाश अर्थ में अव्ययी भाव समास। ठीक ना, कोई कठिन तो नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल सरल है। विपिन यादव नोट कर लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी पांडे जी भी नोट कर लिए हैं, सभी लोग नोट कर लीजिए जी। शब्द का प्रकाश अर्थ में अव्ययी भाव समास। शब्द का प्रकाश आपको जहां दिखाए, मतलब शब्द का प्रकाश का मतलब शब्द की उत्पत्ति। ठीक ना, शब्द की उत्पत्ति या शब्द का उच्चारण। उत्पत्ति कैसे होगी, जब हम उच्चारण करेंगे है ना, तो उसकी उत्पत्ति या उच्चारण को ही प्रकाश कहेंगे। ठीक है ना, यहां पर यह चीज हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, देख लीजिए, हरि शब्दस्य प्रकाशः, ये सामासिक विग्रह है। किसका सामासिक विग्रह है जानते हैं, है इति हरि का। इति हरि का। यदि आपसे पूछे कि इति हरि का सामासिक विग्रह क्या होगा, तो हरि शब्द से प्रकाशा बताइएगा। इति हरि में कौन सा समास है, तो आप अव्ययी भाव समास बताइएगा। ठीक ना, इति हरि में अव्ययी भाव समास कैसे हुआ है, तो शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में हुआ है। ठीक ना, इतनी चीजें आपको बताना है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, हरि शब्द की उत्पत्ति या उच्चारण। ठीक ना, हरि शब्द की उत्पत्ति या उच्चारण, इतना चीज लिख लीजिएगा। इति हरि का अर्थ होता है हरि शब्द की उत्पत्ति या उच्चारण। प्रकाश का अर्थ हमने बताया उत्पत्ति होता है या तो उच्चारण होता है। ठीक ना,
आगे चलें और देख लीजिए, ज्ञान शब्दस्य प्रकाशः, ज्ञान शब्दस्य प्रकाशः इति ज्ञानम हो जाएगा। इति ज्ञानम हो जाएगा, है ना। तब इसका ज्ञान शब्द की उत्पत्ति या उच्चारण हो जाएगा। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति या उच्चारण, ठीक ना। नोट कर लीजिए, ये भी नोट करते चलिए। यदि थोड़ा सा वो हो तो वीडियो रोक लिया करिए, थोड़ा सा समय बच जाएगा, ठीक ना। और देख लीजिए, विष्णु शब्दस्य प्रकाशः, विष्णु शब्द से प्रकाशा, इसका अर्थ, इसका समासिक पद क्या बनेगा? इति विष्णु, इति विष्णु, ठीक ना। इसका अर्थ लिख लीजिए, विष्णु शब्द की उत्पत्ति या उच्चारण, मतलब विष्णु शब्द की उत्पत्ति या विष्णु शब्द की का उच्चारण, इस तरह से अर्थ निकालिएगा, ठीक ना। विष्णु शब्द का, जैसे कोई विष्णु भगवान को याद कर रहा हो, विष्णु का नाम ले रहा हो, तो उसके लिए ये शब्द इति विष्णु आया है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इस तरह से आप समझ लीजिए। कोई डाउट, कहीं पे कठिन ना लगना चाहिए। सभी लोग मन से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। भारती राजपूत जी, विपिन जी, सर रागिनी पांडे जी, सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं। इति विष्णु, गुंजन प्रजापति, ज्योत्सना सिंह, नोट कर लिए सर जी। बिल्कुल सभी लोग नोट करते चलिए। सभी को देखिए, नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्द आपसे परीक्षा में टकरा सकते हैं, तो आप उनके सामने कमज़ोर मत पड़िएगा। कहने का हमारे केवल इतना तात्पर्य है, यदि परीक्षा में ये आपसे टकरा जाए तो आप बाहुबली की तरह इनका मुकाबला कीजिएगा, ठीक ना। आगे चलें। आगे है पश्चात अर्थ में। पश्चात अर्थ में, पश्चात अर्थ में अव्ययी भाव समास। पश्चात का अर्थ क्या होता है ये भी नोट कर लीजिए। पश्चात का अर्थ होता है बाद या पीछे। पश्चात या पीछे अर्थ में अव्ययी भाव लिख लीजिए। अर्थ में अव्ययी भाव समास, ठीक ना। नोट कर लीजिए। पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में या पीछे अर्थ में, ठीक ना। दोनों अर्थ होते हैं पश्चात का मतलब होता है, ठीक है। कोई डाउट? देख लीजिए, ये सब आपके व्यवहार से इसलिए जोड़ रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो आपको। ऐसा ना हो कि आप किताबी भाषा में या किताबी कीड़ा बने रहें, किताब को ही रट के चलें, उसमें थोड़ा सा अनौचित्य मान लीजिए लिख दिया गया, तो अनौचित्य का अर्थ कोई ना निकाल पाए। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा मेहनत किया है, आपको समझ में आए, व्यवहार से आप जुड़े रहें, सब कुछ आपको समझ में आए, ठीक ना। तो इसलिए ये सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पश्चात का अर्थ है बाद में या पीछे, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा। जैसे विष्णोः पश्चात, विष्णोः पश्चात, ये सामासिक विग्रह है। सामासिक विग्रह किसका है वो देख लीजिए। अनुविष्णु, अनुविष्णु, ठीक ना। अनुविष्णु, विष्णोः पश्चात मतलब अनुविष्णु। यदि आपसे पूछे कि अनुविष्णु का सामासिक विग्रह क्या होगा, तो आप बताइए कि विष्णोः पश्चात होगा। इसका अर्थ क्या है, अर्थ जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ पश्चात या बाद में या पीछे कैसे आ रहा है ना। तो इसका अर्थ जान लीजिए। विष्णु के पीछे या बाद में कर दीजिए, विष्णु के बाद में
है ना। मतलब इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, बिष्णु के पीछे, तो मान लीजिए बिष्णु के पीछे तो कोई छुप जाए तब कहेंगे बिष्णु के पीछे कोई खड़ा है ना। लेकिन बाद अर्थ में जैसे हम विष्णु को याद करते हैं तो सबसे पहले विष्णु है, बाकी सारे देवता विष्णु के बाद आते हैं, है ना। तो इस तरह से अर्थ निकालेंगे तो उसका केवल एक ही शब्द, ये अनुविष्णु लिख देंगे तो वहां पर उसका वही अर्थ होगा, बाकी सारे देवता किसके, विष्णु के बाद आते हैं, है ना। तो उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इतनी बात समझे रहिएगा, कोई डाउट में ना रहिएगा और बहुत कठिन आपको ना लगे, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना। अनुविष्णु का मतलब विष्णु के बाद, है ना, विष्णु के पीछे। यदि मान लीजिए सारे देवता खड़े हैं तो विष्णु के पीछे खड़े हैं, इस तरह से मान लीजिए अर्थ निकाल लीजिएगा इसका, है ना। कोई दिक्कत, विष्णु के पीछे जी। गुंजन प्रजापति जी, विष्णु के पीछे या विष्णु के बाद कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों अर्थ निकलेगा, ठीक है। और लिख लीजिए रामस्य पश्चात, रामस्य पश्चात अनुरामम हो जाएगा, अनुरामम, राम के पीछे, ठीक ना। राम के पीछे या राम के बाद, सारे देवता किसके बाद आते हैं, राम के बाद। मतलब जिनके इष्ट देवता राम होते हैं, जैसे जो लोग एक विशेष देवता की पूजा करते हैं, कहेंगे हमारे देवता कौन से हैं, महादेव हैं, तो सारे देवता फिर क्या महादेव के बाद आते हैं, पहले महादेव इष्ट हैं। तो उसी तरह सबसे पहले मान लीजिए किसी के देवता राम हो तो सबसे पहले राम है, फिर इसके बाद सारे देवता आते हैं। इस तरह से अर्थ निकलेगा अनुरामम का, ठीक है ना, यही अर्थ निकलेगा। और देख लीजिए, जो पूछने लायक रहता है उसी का वही उदाहरण हम दे रहे हैं कि आपको याद रहे। हाँ, बाद में थोड़ा सा किताब से यदि एक दो उदाहरण और मिल जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा लोकप्रिय रहता है, हमेशा प्रयोग में आते रहते हैं, उन चीजों को ज्यादा जानना चाहिए कि ये बार बार पूछा जा रहा है ना। रथस्य पश्चात, रथस्य पश्चात अनुरथम हो जाएगा, अनुरथम। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, रथ के पीछे या बाद में। जैसे युद्ध में रथ वथ चलते हैं ना, तो राजा आगे रथ चलता है, फिर पीछे क्या होता है, पीछे सारी सैनिकें चलती हैं, बाद में क्या चलती हैं, सैनिकें चलते हैं, राजा के बाद कौन होते हैं, सैनिक होते हैं। इसी तरह दूल्हे वाली गाड़ी के पीछे कुछ लोग रहते हैं ना, लेकिन दूल्हे वाली गाड़ी के आगे सब चलते हैं, दूल्हा पीछे रहता है। इसमें थोड़ा सा रथ पीछे रहता है दूल्हे वाली गाड़ी में, है ना। तो ये केवल वहाँ सैनिकों के लिए प्रयुक्त होगा। सैनिक में जो है पीछे रहते हैं, राजा आगे रहता है, ठीक है ना। और दूल्हे वाला रथ कहाँ रहता, पीछे रहता, बाकी बाराती आगे रहते हैं। जो लोग बारात गए होंगे जानते होंगे। रितिका त्रिपाठी जी, जय माता दी जी, जय माता दी। देवेंद्र चौधरी जी सर, राजा के पीछे, धर्मेंद्र निषाद जी, बिल्कुल ठीक ना, वही अर्थ निकलेगा। रथ मतलब रथ अर्थ निकलने से मतलब है, ठीक है ना। कोई डाउट ना रहे आपको, बस इसलिए बता रहे हैं। गुंजन प्रजापति, यस सर। आलोक वर्मा जी, सभी लोग जितने लोग लाइव हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मन से पढ़िए, विशेष शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। देखिए बार बार हम शुभकामनाएं इसलिए देते हैं, आप लोग मेहनत करिए, मेहनत से ही सब कुछ होगा, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प है नहीं। आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे तरह से पास हो जाएंगे, फिर उसमें किसी दूसरे का श्रेय नहीं रहेगा, खुद आपका श्रेय रहेगा, ठीक ना। तो ऐसा करिए कि मेहनत आपकी रंग लाए। देख लीजिए यथा, यथा के बारे में हमने बताया था। यथा के कितने अर्थ हैं, यथा के 4 अर्थ हैं, है ना। यथा के कितने अर्थ, यथा के 4 अर्थ हमने आपसे कल बात किए थे। वैसे टाइम भी हो रहा है, चलिए इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। यथा के बारे में हमने कल 4 अर्थ बता दिए थे, उसको देख लीजिएगा। कल इसके उदाहरण और बता देंगे, एक एक उदाहरण वैसे सबके हमने कल बताए थे, लेकिन कल यथा के आगे भी चलेंगे थोड़ा सा। कल अव्ययी भाव लगभग हम समाप्त कर देंगे। कल अव्ययी भाव मतलब समाप्त हो जाएगा, तत्पुरुष परसों से शुरू हो जाएगा, ठीक ना। जल्दी समास और कारक ये ज्यादा चिंतनीय है, थोड़ा सा इनको हम जल्दी से रिवीट कर देंगे। आपका 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा परीक्षा के पहले, ठीक ना। आज की कक्षा को बस यहीं पर विराम करते हैं। कल की कक्षा में फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक अब इजाजत दीजिए और कल की कक्षा में मिलते हैं, ठीक ना।